हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में जो नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है धातु एवं अधातु। हम लोग क्लास 10th के साइंस में दो चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है और आज हम क्लास 10th के साइंस में तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है वो माइंड में यही सेट होता है कि ये धातु अधातु है क्या, आखिर हम किसको धातु बोलते हैं और किसको अधातु बोलते हैं। जैसा कि हमारा लेसन का नाम है धातु एवं अधातु, तो आपके मन में सबसे पहले यही प्रश्न उठेगा कि हम धातु किसे कहते हैं एवं अधातु किसे कहते हैं। तो आइए इस लेसन को हम शुरू करते हैं। इस लेसन को शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसका समझिए कि बेस बता दें, इसका जो आधार है कि धातु की कल्पना हुई कैसे, धातु आया कहाँ से, इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का जो लेसन है वो 3 है, क्लास 10th साइंस में लेसन 3 और चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु ये तीसरे लेसन का पहला वीडियो है। तो जब धातु अधातु की हम बात शुरू करते हैं तो धातु अधातु को जानने से पहले हम थोड़ा सा पदार्थ के बारे में आपको बता दें कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ जिसको इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। आप अपने दैनिक जीवन में अपने अगल बगल जो चीज़ भी देखते हैं, कुर्सी हुआ, बेंच हुआ, मेज, खाने पीने के पदार्थ या कोई भी वस्तु जिसका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जो भी अपने दैनिक जीवन में आप उपयोग करते हैं या अपने अराउंड चारों ओर जो भी चीज़ें देखते हैं, उन सभी चीज़ों को हम क्या बोल सकते हैं? पदार्थ बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब अगर हम पदार्थ की संरचना की बात करें कि पदार्थ की संरचना किससे हुई है, तो इसके लिए हमको थोड़ा बहुत ही डीप में जाना पड़ेगा कि पदार्थों की संरचना किससे मिलकर हुई है। वैसे हम थोड़ा सा इसका इंट्रो आपको दे रहे हैं कि पदार्थ की संरचना किससे हुई है। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे ये चाक है, अब आप चाक को कहेंगे कि चाक किससे मिलकर बना है, तो हम लोग कहते हैं कि चाक चूने से मिलकर बना है, चाक चूने से मिलकर बना है। या आप जो है इस ब्लैक बोर्ड को ही देख रहे हैं तो हम कहें कि ब्लैक बोर्ड जो वस्तु है हमारा, ये किससे मिलकर बना है, तो ब्लैक बोर्ड हमारा सीमेंट, बालू इत्यादि से मिलकर बना है, फिर इस पर ब्लैक पेंट किया गया है। तो वैसे ही कोई भी पदार्थ है, तो जो भी आपका पदार्थ है, अगर हम पदार्थ की संरचना पर अगर हम जाएं कि पदार्थ की संरचना किससे हुई है, तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि पदार्थ की संरचना छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर हुई है। पदार्थ की संरचना छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर हुई है। उन सूक्ष्मतम कणों को हम क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। हम उन सूक्ष्मतम कणों को क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। और अणु की जो संरचना हुई है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर हुई है। और परमाणु की जो संरचना है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर हुई है। जैसे अगर हम घर का उदाहरण लें तो एक हमारा घर किससे मिलकर बना है, तो छोटे छोटे ईंट, सीमेंट, बालू इत्यादि से मिलकर बना है। अगर हम पूछे कि ये ईंट किससे बना है, तो कहेंगे मिट्टी से बना है। तो ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से अगर हम कहें कि पदार्थ किससे मिलकर बना है, तो अणु से मिलकर बना है। अणु किससे मिलकर बना है, तो परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु किससे मिलकर बना है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ये हुआ। अब अगर इन सारी चीजों को जानना है तो ये अगर आप इस पूरे अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब के बारे में पूरा डिटेल्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पदार्थों की संरचना कैसे हुई है। लेकिन इतना डिटेल्स पढ़ने के लिए ये सिलेबस जो है हम लोगों के क्लास 10th में नहीं है। ये जो सिलेबस है इतना डिटेल्स हमको 11th और 12th में पढ़ना है। लेकिन क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार, क्लास 10th के साइंस के अनुसार यदि हम आपको बताएं तो जो भी पदार्थ हैं
जो भी पदार्थ, उनकी जो संरचना है वह सूक्ष्म छोटे छोटे तत्वों से मिलकर हुई है। कोई भी पदार्थ है तो उसकी जो संरचना है, हमने बताया कि पदार्थ की संरचना छोटे छोटे अणुओं से मिलकर हुई है, बट वो अणु किसके होते हैं, तो वो अणु तत्व के होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं उनकी जो संरचना किससे हुई है, तत्वों से हुई है। तो यहाँ पर अगर हम तत्वों का डेफिनेशन बना दें, हाँ एक चीज और, अब यहाँ पर कहें कि तत्व किससे मिलकर बना है, तो अणु से। अणु किससे मिलकर बना है, परमाणु से। परमाणु किससे मिलकर बना है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो हमको उतना डीप में नहीं जाना है, हम सिर्फ यहाँ पर तत्व के बारे में ही अध्ययन करेंगे कि परमाणु जो पदार्थ है वह जो जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन सूक्ष्म पार्ट्स से मिलकर बना होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। अब हम यहाँ पर हमने तत्व के बारे में यह जान लिया कि तत्व क्या है, तो तत्व पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप है। अब आपको एक उदाहरण के द्वारा हम समझाएंगे। हम एक पदार्थ ले रहे हैं NaCl। NaCl ये साधारण नमक है जो हम लोग भोजन में यूज करते हैं। अब NaCl ये इसका अणु सूत्र है। सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक हम लोग भोजन में यूज करते हैं, उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड और उसका अणु सूत्र है NaCl। अब हम कहें कि जो नमक है वो किससे किससे मिलकर बना है, तो इसके अणु सूत्र से हमको यह पता चलता है कि जो नमक है वह सोडियम से मिलकर बना है, सोडियम से मिलकर बना है और क्लोरीन से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सोडियम क्या है, तो तत्व है, क्लोरीन क्या है, तो तत्व है। तो हम वही बताए हैं कि जो भी पदार्थ है वो पदार्थ की संरचना किससे हुई है, तो पदार्थ की संरचना तत्वों से हुई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप क्या है, तत्व है। पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप तत्व है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि तत्व तो हम जान गए कि पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप तत्व है, लेकिन क्या तत्व एक ही प्रकार के होते हैं? जैसे अभी यहाँ पर हमने बताया कि NaCl में आपके पास दो तत्व हैं। देखिए एक Na है और एक Cl है। उसी प्रकार अगर हम कोई अन्य और भी कोई यौगिक चाहे कोई भी पदार्थ ले लें, जैसे H2SO4 ये तेजाब है जो बैटरी में डाला जाता है, जो DC बैटरी होती है, बैटरी में डाला जाता है H2SO4, इसी का तनु रूप डाला जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन भी दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर सल्फर दिखाई दे रहा है और आपको यहाँ पर ऑक्सीजन भी दिखाई दे रहा है। तो हम कहें कि ये भी एक पदार्थ है और यह पदार्थ किन किन तत्वों से मिलकर बना है, तो यह पदार्थ हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो यहाँ पर बहुत सारे तत्व हमारे पास आ रहे हैं। तो यदि हम इन तत्वों का अध्ययन करना चाहें, तो किसी भी पदार्थ का अगर आप अध्ययन करना हो तो उस पदार्थ का वर्गीकरण करके अगर आप अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करने में काफ़ी क्या होती है, सुविधा होती है। आप कोई भी पदार्थ ले लीजिए, तो अगर आप उसका वर्गीकरण करके अध्ययन करेंगे कि इस एक प्रकार के जो कैटेगरी के तत्व हैं उनको एक जगह रख दिया जाए, एक प्रकार के कैटेगरी के तत्व जो है एक प्रकार रख दिया जाए, तो उनका अध्ययन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर आप एक एक तत्व का अध्ययन करेंगे और फिर उसको याद रखना हो तो काफ़ी मुश्किल होती है। तो हम क्या करते हैं, तत्वों का वर्गीकरण करते हैं। तो किसी भी अगर विषय पर, किसी भी मैटर पर अगर आपको अध्ययन करना हो तो आप उसको क्या करते हैं कि अलग अलग वर्गीकृत कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10th में आपको साइंस भी मिलता है पढ़ने के लिए, मैथ्स भी मिलता है पढ़ने के लिए, हिंदी भी मिलता है, इंग्लिश भी मिलता है। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि इंग्लिश के जो बुक है उसमें मैथ के भी क्वेश्चन आते हों, उसमें साइंस के भी क्वेश्चन आते हों, उसमें हिंदी के भी क्वेश्चन आते हों? ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में केवल इंग्लिश से संबंधित होता है, साइंस में केवल साइंस से संबंधित होता है, मैथ में केवल मैथ से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करके उसको पढ़ाई को करते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम तत्वों का
अध्ययन करना चाहें तो सबसे बेहतर तरीका है कि हम तत्वों का पहले क्या कर दें, वर्गीकरण कर दें। तो जब आप तत्वों का वर्गीकरण करके उसका अध्ययन करेंगे तो वो सबसे बेहतर होगा और सबसे सुव्यवस्थित होगा। तो आइए हम यहाँ पर पहले तत्वों का वर्गीकरण करते हैं और फिर इसका अध्ययन करेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम लेसन का नाम तो धातु धातु है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसका, तत्व का। तो आप जो है अभी थोड़ा सा धैर्य धारण करके पढ़िए, धातु धातु भी आएगा। और हमारा प्रयास है कि आपको हम कुछ बेहतर तरीके से समझाएं। हम यही प्रयास करते हैं कि हम आपको बेहतर तरीके से समझाएं और इसके लिए आप जो भी हमारा लेक्चर्स देखिए उसको आप कंटिन्यू लास्ट तक देखिए तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। और अगर किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि हम स्पेशली जो भी कमेंट्स आता है उसको हम पढ़ते हैं किसको कहाँ पर दिक्कत है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो आइए हम तत्वों का वर्गीकरण करते हैं। तो अगर हम तत्वों का वर्गीकरण करें, तत्वों का वर्गीकरण, तो तत्वों का वर्गीकरण अगर किया जाए तो तत्व को उनके गुण के अनुसार, तत्वों को उनके गुण के अनुसार हम यहाँ पर क्लास 10th के हिसाब से हम वर्गीकरण कर रहे हैं। जो भी हम यहाँ पर बताएंगे, जो भी हमारा लॉजिक होगा वो सब क्लास 10th के हिसाब से होगा। आप ऊपर के लेवल से जो इसका मैच नहीं करेंगे, आप क्लास 10th के लेवल के हिसाब से देखिए। तो तत्वों का जो वर्गीकरण है वह वर्गीकरण तत्वों को 3 भाग में बांटा गया है। तत्वों को 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला है धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। तो हम यहाँ पर तत्वों का जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वह 3 भाग में पढ़ेंगे कि तत्वों को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जो पहला है वो है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। अब इसमें हमको क्या करना है कि हमको एक एक के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ना है। हम पहले धातु के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, फिर हम अधातु के बारे में पूरा पढ़ लेंगे और फिर हम उपधातु के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो आइए इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं धातु को। अब हम बात करते हैं धातु के बारे में। तो अगर हम धातु के बारे में आपको बताएं तो धातु का सबसे अच्छा और आसान डेफिनेशन होता है कि वे तत्व जिसमें ऊष्मा और विद्युत का चालन होता है उसको हम धातु बोलते हैं। वैसे हम तो धातु का यहाँ पर 2 डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर और दूसरा जनरल जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे। तो हमारा जो जनरल डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अनुसार हम धातु किसे कहेंगे, तो धातु को हम जब डिफाइन करते हैं तो कहा जाता है कि वे तत्व जिसमें ऊष्मा एवं विद्युत धारा का चालन होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा के चालक होते हैं धातु कहलाते हैं। अब विद्युत एवं ऊष्मा के चालक का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कि ये आपका कोई मान लीजिए कि पदार्थ है। चलिए एक पदार्थ हो गया। अब इस पदार्थ को हम कब कहेंगे कि ये धातु है। मान लीजिए कोई तत्व है और इसको हम कब कहेंगे कि यह धातु है, तो यदि इसमें विद्युत एवं ऊष्मा का चालन होगा तो हम कहेंगे कि यह धातु है, और यदि विद्युत एवं ऊष्मा का चालन नहीं होगा तो इसको हम कहेंगे कि यह धातु नहीं है। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ये धातु है कि नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि एक पदार्थ है और इस पदार्थ में हम एक तरफ से इसको ऊष्मा दे रहे हैं। इस पदार्थ में हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर एक ही जगह पर गर्म कर रहे हैं, हम इसको अन्य जगह पर नहीं गर्म कर रहे हैं। तो जब इसको एक जगह पर गर्म किया जाएगा और यदि यह पूरा गर्म हो जाता है, आप गर्म कर रहे हैं एक सिरे पर, और यदि यह
पूरा पदार्थ या पूरा तत्व गर्म हो जाता है तो हम कहेंगे कि ऊष्मा तो हम इसको यहाँ दिए हैं, लेकिन यह धीरे 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 यह पूरे तत्व में फैल गया, पूरे पदार्थ में फैल गया, तो हम कहेंगे कि यहाँ ऊष्मा का क्या हो रहा है, चालन हो रहा है। और इसको सबसे बढ़िया अगर ट्राई करना है तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे कि मोमबत्ती को चिपका देंगे, यहाँ कुछ मोम चिपका देंगे, यहाँ पर आप मोम चिपका सकते हैं। और जब यहाँ पर गर्म करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि पहले ये मोम पिघल के गिरेगा, फिर ये मोम पिघल के गिरेगा, फिर यह पिघल कर गिरेगा, फिर यह पिघल कर गिरेगा और पूरा का पूरा मोम लास्ट में पिघल जाएगा। इसका मतलब यह है कि पहले यहाँ पर ऊष्मा नहीं था, फिर बाद में यहाँ पर ऊष्मा आ गया। तो जैसे जैसे आप इसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे एक एक मोमबत्ती यहाँ से पिघल कर गिरना शुरू हो जाएगा और हम कहेंगे कि ऊष्मा जो है इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली गई। तो यहाँ पर इस प्रकार धातु में ऊष्मा का चालन हो जाता है। तो हमने बताया कि धातु किसे कहेंगे, तो वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं उनको हम धातु बोलते हैं, अर्थात जिनमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह होता है उसको धातु कहेंगे। और हमने उदाहरण बताया कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक हमने एक तत्व ले लिया और एक सिरे पर मान लीजिए कि इसको हम गर्म कर रहे हैं, लोहा ले लीजिए, लोहा एक तत्व है, तो लोहा की मान लीजिए आपने एक छड़ ले लिया, लोहा एक तत्व है और लोहे का आपने क्या कर दिया, एक छड़ ले लिया और इस छड़ को आप एक सिरे पर मात्र गर्म कर रहे हैं। एक लैंप की सहायता से इस लोहे के छड़ को आपने एक सिरे पर गर्म किया और कुछ देर बाद जब आप यहाँ पर गर्म करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर वो गर्म नहीं हुआ रहेगा, लेकिन जैसे 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 कुछ देर बीतेगा, कुछ टाइम बीतेगा, तो आप देखेंगे कि धीरे 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 पूरा छड़ क्या हो गया, गर्म हो गया, धीरे धीरे पूरा छड़ गर्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम ऊष्मा तो यहाँ दे रहे हैं, लेकिन ऊष्मा धीरे 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 इस पूरे छड़ में चालन के द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गया, मतलब ऊष्मा यहाँ से चलकर यहाँ आ गया, तो हम कहेंगे कि इस छड़ में ऊष्मा का चालन हो रहा है। तो जब ऊष्मा का चालन हो रहा है तो इसको हम कहेंगे कि क्या है, यह धातु है। तो हुआ ऊष्मा का चालन। ठीक उसी प्रकार अगर आप कोई लोहे का छड़ ले लें और एक सिरे पर आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें और यह विद्युत धारा अगर दूसरे सिरे तक भी पहुंच जाता है तो हम कहेंगे कि इस छड़ में विद्युत का भी प्रवाह हो रहा है, विद्युत का भी चालन हो रहा है। तो आप डेफिनेटली आप देखते हैं कि लोहे में करंट का जो झटका लगता है, जब लोहा में आप जो है कोई विद्युत का तार जोड़ते हैं तो पूरे करंट जो है पूरे लोहे में फैल जाता है। तो हम कहते हैं कि लोहा में क्या हो रहा है, उस विद्युत धारा चल रहा है। लकड़ी में देखिए ऐसा नहीं होता है, लकड़ी में आप करंट को सटाएंगे तो पूरे लकड़ी में करंट का जो धारा का प्रवाह होगा वो नहीं होगा, लेकिन लोहा में होता है, क्योंकि लोहा क्या है, धातु है। तो यहाँ पर धातु का हम लोगों ने क्या डेफिनेशन पढ़ा कि वे तत्व जिसमें विद्युत एवं ऊष्मा का चालन होता है धातु कहलाते हैं। तो हम इस डेफिनेशन को यहाँ पर लिख देते हैं कि वे तत्व, या आप उसको हम पदार्थ कह सकते हैं, वे तत्व, क्योंकि जो तत्व से ही मिलकर ही तो पदार्थ बना होता है। तो वे तत्व जिनमें ऊष्मा एवं विद्युत धारा का प्रवाह होता है, धातु कहलाता है। तो हमने इस डेफिनेशन को लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हैं कि वे पदार्थ या वे तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा के चालक होते हैं धातु कहलाते हैं। अब यहाँ पर यदि हम इसके दूसरे डेफिनेशन की बात करें कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर दिए गए हैं, यदि हम दूसरे डेफिनेशन की बात करें जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के लिए हम सीधे सीधे आपको क्लास 9th के केमिस्ट्री में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि क्लास 9th के केमिस्ट्री में आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा होगा। तो जैसा कि हम एक तत्व लेते हैं एल्यूमिनियम, हमने एक तत्व ले लिया एल्यूमिनियम। हम इस एल्यूमिनियम के उदाहरण से हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा।
नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। तो हम एक पदार्थ लेते हैं एल्यूमिनियम। तो आप क्लास 9th के केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 13। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। हम लोग परमाणु क्रमांक के बारे में भी क्लास 9th में पढ़े हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में डिस्कस किया है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। यहाँ पर हम लोगों को उतना डिटेल्स में नहीं जाना है। आप यह याद रखिए कि जो एल्यूमिनियम होता है, तो एल्यूमिनियम जो तत्व है उस तत्व का अगर हम एक परमाणु ले लें, क्योंकि बहुत सारे परमाणु मिलकर किसी तत्व का निर्माण करते हैं, तो हम एल्यूमिनियम का कोई एक परमाणु ले लें तो एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है। इस 13 का मतलब हुआ कि उस एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन है और 13 इलेक्ट्रॉन है। तो एल्यूमिनियम के एक परमाणु के पास 13 इलेक्ट्रॉन होता है। हमने बताया है कि हम जो डेफिनेशन बताने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के हिसाब से बताने जा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हम पर बता रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो आना ही आना है। तो वही हम बता रहे हैं कि एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है। इसका मतलब कि एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। उसके एक परमाणु के पास 13 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और अगर हम उन इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा करें कि वो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में कितनी की संख्या में रहते हैं, तो आप जानते हैं कि कोई भी परमाणु है तो परमाणु का एक नाभिक होता है। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इस नाभिक के बाहर जो पहली कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 2 8 हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम के परमाणु में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन और होंगे। तो ये हो गया आपका 3 इलेक्ट्रॉन। चलिए देखिए, ये हो गया आपका 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो परमाणु है ये आपका हो गया एल्यूमिनियम का, क्योंकि एल्यूमिनियम के परमाणु में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 13 इलेक्ट्रॉनों में पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन। तभी तो 2 8 10 10 3 13 हो जाएगा। अब जितने भी तत्व होते हैं उनकी अपनी एक विशेषता होती है। और विशेषता क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। जितने भी तत्व होते हैं उनकी अपनी एक विशेषता होती है और उस विशेषता के अंतर्गत वो चाहता है, मतलब कोई तत्व क्या चाहता है, कोई तत्व खुद को अस्थाई होना चाहता है। प्रत्येक तत्व क्या चाहता है कि वो अस्थाई हो जाए। आप अपने दैनिक जीवन में या आप खुद ही, सब लोग क्या चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं सेट हो जाए, सेटल हो जाए, अस्थाई हो जाए। सब लोग यही चाहते हैं कि हम क्या हो जाए, अस्थाई हो जाए। तो तत्व भी यही चाहता है कि क्या हो जाए, अस्थाई हो जाए, मतलब इसको क्रिया नहीं करना पड़े, अभिक्रिया नहीं करना पड़े। हम लोग भी क्या चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि सेट हो जाए और जो है जीवन अच्छे से चलता रहे, बहुत सारा काम नहीं करना पड़े। तो सब लोग सेट होना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार यह परमाणु भी क्या हो, जो तत्व है, तत्व का परमाणु है, ये भी क्या होना चाहता है, अस्थाई होना चाहता है। लेकिन अब कोई आदमी अस्थाई कैसे हो सकता है? किसी आदमी को एक अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी सैलरी वाला नौकरी मिल जाए तो कहता है कि हम क्या हो गए, सेट हो गए, सेटल हो गए। ठीक उसी प्रकार अब ये कैसे अस्थाई होगा? ये कहता है कि यदि हमारे अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या है, सेट हैं। बस सेटल होने का तरीका अलग है। ये भी सेट होना चाहता है, हम भी सेट होना चाहते हैं। तो हमारे सेट होने का तरीका कुछ अलग है, इसके सेट होने का तरीका क्या है, कुछ अलग है। तो ये सेट कब होगा? ये तब होगा जब इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यह 8 इलेक्ट्रॉन के लिए मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा, अभिक्रिया करेगा, जो करना होगा करेगा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी परमाणु अस्थायी तब होता है जब उसका अंतिम कोश में, उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो या अंतिम कोश उसका पूरा पूरा भरा हो। तो या तो पूरा पूरा भरा हो तब वो अस्थायी है, नहीं तो उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तब अस्थायी है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अंतिम कोश में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात कर लें तो जैसे पहले कक्षा में 2 का जगह होता है, 2 भरा हुआ है, दूसरे में 8 का जगह होता है, 8 भी भरा हुआ है, तीसरे में 18 का जगह होता है, लेकिन यहाँ पर 18 नहीं है, 3 है। अब एक नियम होता है कि यदि आपके पास अंतिम कोश में पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है
तो उस स्थिति में यदि आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी आपको क्या माना जाएगा, अस्थाई माना जाएगा। लेकिन उसके हिसाब से भी तो यहाँ पर 8 पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इसके पास है कितना, तो 3 है। अब यह 3 है तो यह अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए यह थोड़ा सा क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। उस अभिक्रिया के दौरान इसके पास 3 संभावनाएं हैं कि यह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, या मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ये तीनों इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, एक कक्षा खाली हो जाएगा, इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तब ये सेट हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। नहीं तो 5 एक्स्ट्रा कहीं से ले ले तो 3 इसके पास मौजूद है, 5 अगर ले लेता है तब भी 8 हो जाएगा। नहीं तो साझा कर ले कहीं से, तो कैसे भी करके यह अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। लेकिन अब यहाँ देखते हैं कि इसकी संभावना क्या बन रही है, क्या यह अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके अस्थायी हो रहा है या ग्रहण करके अस्थायी हो रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो एक रूल होता है कि यदि अष्टक में, ध्यान से समझिएगा, अष्टक मतलब होता है 8, अष्टक मतलब 8 और 8 का आधा होता है 4। तो यदि किसी परमाणु के अंतिम कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। ध्यान से समझिएगा, किसी भी अंतिम कोष में जो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो उस 8 इलेक्ट्रॉन का जो आधा होता है वो होता है 4। मतलब कि सीधे से समझिए 8 का 50%, 50% हुआ 4। तो अगर 50% से कम है तो एक कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो इसको त्यागना पड़ेगा। और अगर 50% से अधिक है, 4 से इसके पास अंतिम कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करता है, या तो साझा कर लेगा, नहीं तो ग्रहण करेगा, त्याग नहीं सकता है। लेकिन अगर 4 से कम है तो क्या करेगा, त्यागेगा। क्योंकि ये 3 है तो 5 को तो खींच नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ अगर कहीं 5 है तो वो इस तीनों को जरूर खींच सकता है। तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि जब अंतिम कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बहुत हम सीधे सीधे सिंपल वे में समझा दें, सिंपल तरीके में समझा दें, क्योंकि हम क्लास 11th और 12th के केमिस्ट्री में डीपली में नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर कई अलग अलग तरह की स्थितियाँ बनती हैं। आप सीधा सीधा क्लास 10th के लेवल में सीधे यह जानिए कि यदि अंतिम कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो त्यागता है, और यदि अंतिम कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रहण करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एल्युमिनियम के पास अंतिम कोष में मात्र 3 इलेक्ट्रॉन है, और जो 3 होता है वो 4 से कम है। इसका मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। और एल्युमिनियम क्या करता है कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, और एल्युमिनियम पर 3+ आ जाता है। एल्युमिनियम पर 3+ आ गया। 3+ का मतलब हुआ एल्युमिनियम पर 3+ आ गया। 3+ का मतलब हुआ कि एल्युमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया। और जब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया तो अब देखिए इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और जब परमाणु के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो क्या हो गया, सेटल हो गया, अस्थाई हो गया। तो ये अस्थाई कब हो रहा है, यह अस्थाई अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर हो रहा है। इसका मतलब कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो वो कैसा बन जाता है, वो बन जाता है धनायन। वो कैसा बनता है, धनायन बनता है। ध्यान समझिएगा कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उस पर धन आयन आ जाता है, और यह बताता है कि 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ से क्या हुआ है, त्याग हुआ है। अब धनायन क्यों आता है, इस पर थोड़ा सा हम आपको समझा दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन है। 13 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है, उस पर माइनस आवेश होता है, और प्रोटॉन पर कैसा होता है, प्लस आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन में से जब 3 निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। ध्यान समझिएगा, 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 3 तो ऑलरेडी निकल गया, मतलब कि 10 गो माइनस है और 13 गो क्या है, प्लस है। 10 गो माइनस 13 गो प्लस। तो 10 गो माइनस इसके 10 गो प्लस को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। 10 गो माइनस 10 गो प्लस कैंसिल होके 0। तब भी इसके पास 3 गो धन बच जा रहा है, 3 गो प्रोटॉन बच रहा है, 3 धनात्मक बच रहा है, वही 3 यहाँ पर आ जाता है। तो उसी को हम कहते हैं कि यहाँ पर +3, इसको बोलते हैं धनायन। क्या बोलेंगे, धनायन। मतलब कि एल्युमिनियम यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्वयं को धनायन बना दे रहा है। तो अब यहाँ से एक नया डेफिनेशन बनता है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके
धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको हम धातु कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। और इस डेफिनेशन को हम यहाँ पर लिख दे रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वे तत्व जो अपने परमाणु में से इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ध्यान दीजिएगा कि वे तत्व जो अपने परमाणु में से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में अगर हम बात करें तो लोहा हो गया, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ईटीसी बहुत सारे तत्व होंगे। तो यहाँ हमने पढ़ा कि वे तत्व जिनके परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की क्षमता रखते हैं या धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने दो डेफिनेशन लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार हम पुनः समझा दें कि वे तत्व या पदार्थ जिनमें ऊष्मा एवं विद्युत धारा का प्रवाह होता है धातु कहलाता है, या वे तत्व जो अपने परमाणु में से एक या एक से अधिक या दो से अधिक कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे लोहा, सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ईटीसी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी धातु का सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा है। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के गुण क्या हैं, धातुओं के गुण। तो ये वीडियो जो है लंबा ना हो इसलिए हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धातु के गुण के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी डीपली धातु का डेफिनेशन पढ़ा। अगले वीडियो में हम इसके गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम बार बार बोलते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।